नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। रांची से चलने वाली ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। डीआरएम करुणानिधि सिंह ने बताया कि पहले चरण में लंबी दूरी के ट्रेनों में कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे देश भर में करीब 74,000 कोच और 15,000 लोकोमोटिव में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला है। कोच में कैमरा दरवाजा और सामान्य आवाजाही वाले हिस्सों पर लगेगा ताकि यात्रियों की निजता बनी रहे। हर कोच में प्रवेश द्वार के पास 4 कैमरा और लोकोमोटिव में आगे पीछे और दोनों साइड में 6 कैमरा लगाए जाएंगे। यह कैमरा 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार और कम रोशनी में भी उच्च गुणवत्ता की रिकॉर्डिंग करेंगे। डीआरएम ने कहा कि इससे चोरी, छेड़छाड़ और अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा और जीआरपी आरपीएफ को जांच में बड़ी मदद मिलेगी। हाल ही में तपस्विनी एक्सप्रेस में सीसीटीवी की मदद से 40,000 नगद और 55,000 के पेन की चोरी का सफल खुलासा किया गया था। यानी साफ है, सीसीटीवी कैमरे रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच बनने वाला है। झारखंड में फर्जी दस्तावेज के सहारे वोटर कार्ड बनवाने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर फर्जी कागजात के आधार पर वोटर आईडी कार्ड बनी है तो ऐसे मतदाताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर झारखंड में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण फरवरी में शुरू किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसे लेकर राज्य के सभी जिलों को पत्र भेज दिया है। अब जिन मतदाताओं को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की ओर से नोटिस मिलेगा, उन्हें अपनी पात्रता से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। खास बात यह है कि जिन घरों की कोई मकान संख्या नहीं है, उन्हें नेशनल नंबर दिया जाएगा ताकि बीएलओ को मतदाताओं तक पहुंचने में आसानी हो। मतदाताओं के दस्तावेज बीएलओ ऐप के जरिए अपलोड किए जाएंगे और फिर निर्वाचन अधिकारी उनकी जांच करेंगे। चुनाव आयोग ने साफ कहा है, दस्तावेजों का सत्यापन जारी करने वाले प्राधिकरण से कराया जाएगा। यानी अब फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं। गलत तरीके से वोटर कार्ड बनवाने वालों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। रविवार की शाम 6 बजे राष्ट्रपति विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी और सीधे राजभवन जाएंगी। सोमवार की सुबह हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी, जहां एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसी दिन जमशेदपुर के जाहिर स्थान में ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। मंगलवार 30 दिसंबर को राष्ट्रपति गुमला के रायडीह प्रखंड पहुंचेंगी, जहां कार्तिक जत्रा मेला में मुख्य अतिथि होंगी। दोपहर 2:30 बजे रांची लौटकर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति दौरे को लेकर 28 से 30 दिसंबर तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक और बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक तक 200 मीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन और निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इन 3 दिनों में राजभवन से एयरपोर्ट तक 1-1 घंटे के लिए ट्रैफिक पूरी तरह रोका जाएगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग डोरंडा और नामकुम रोड से जाने की सलाह दी गई है। झारखंड में एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनशीलता सामने आई है। देर रात बसनली गांव से आई एक गरीब आदिवासी महिला की मदद की गुहार पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद मौके पर पहुंच गए। मामला एक गंभीर रूप से बीमार आदिवासी मरीज का था, जिसे एम्स देवघर से रेफर कर दिया गया था। मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराते हुए रांची में बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, गरीब आदिवासी और जरूरतमंद अगर इलाज के लिए भटकेंगे तो यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता होगी। तो हम आएंगे तो एम्बुलेंस नहीं आएगा। तुरंत लेके जाइए रांची, चिट्ठी बनाइए, वहाँ एडमिट करेगा। अब आप अपने मोबाइल फोन के एप्लीकेशन से खुद एम्बुलेंस बुक कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 108 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में निर्देश दिया गया है कि एक मोबाइल ऐप को विकसित किया जाए, जिसके जरिए ऐप डाउनलोड करके या 108 नंबर डायल करके आसानी से एम्बुलेंस को बुलाया जा सके। इस सेवा से निजी एम्बुलेंस को जोड़ा जाएगा, उन्हें प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान होगा और इसके लिए तय दरें निर्धारित की जाएंगी। ऐप पर पंजीकृत सभी एम्बुलेंस का विभागीय सत्यापन, रजिस्ट्रेशन और नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। नियम के उल्लंघन करने पर एम्बुलेंस का पंजीकरण रद्द भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही ममता वाहन को भी ऐप से जोड़ने, सॉफ्टवेयर के लिए आरएफपी तैयार करने और संचालन कंपनी से सॉफ्टवेयर रन कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की भी समीक्षा की गई। मौजूदा बीमा कंपनी का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। इससे पहले नई बीमा कंपनी का चयन हो जाएगा। राज्य के प्रमुख अस्पतालों में सीजीएचएस दर पर इलाज और दूसरे राज्यों और महानगरों में भी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। भारत में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानूनी रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुराई बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर एक अलग कानून पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट से बचाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर उम्र सीमा तय होना जरूरी है। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता तब तक राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करे। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। आपको बता दें, असर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 14 से 16 साल के 82% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 76% बच्चे पिछले सप्ताह तक सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। देश में 16 साल से कम उम्र के करीब 35 करोड़ बच्चे हैं। इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर इस मांग का समर्थन कीजिए और अच्छा लगे तो जीपीएल न्यूज को फॉलो करिए। किसानों से धान खरीदारी के 48 घंटे में भुगतान व्यवस्था की हवा निकल गई। झारखंड के पैक्स और लैंपस में धान बेचे जाने के 5 दिन के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 19 दिसंबर के बीच करीब 2,58,000 क्विंटल धान की खरीदारी की गई। इसके बदले 63 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान होना था, लेकिन अब तक महज करीब 35 करोड़ रुपए ही किसानों को मिल पाया है। यानी आधे से ज्यादा पैसा सरकार के पास अब भी बकाया रह गया। आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। अब तक 10,458 किसानों से 6,16,000 क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदारी की गई। इसके बदले 151 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बनता है, लेकिन सरकार अब तक सिर्फ 34 करोड़ 92 लाख रुपए यानी महज 23% राशि ही जारी कर पाई है। धान गोदामों तक पहुंच गया, लेकिन किसानों की मेहनत की कमाई अब भी रास्ते में अटकी है। सवाल साफ है, क्या किसान सिर्फ वादों के भरोसे खेती करता रहेगा? क्रिसमस की रौनक के बाद अब ईसाई समुदाय में शादी की खुशियों का दौर शुरू हो गया है। 27 दिसंबर से शहर और आसपास के छोटे बड़े चर्चों में विवाह समारोहों की शुरुआत हो रही है। एक ही दिन में कई चर्चों में एक से ज्यादा जोड़ों की शादियां कराई जाएंगी। चर्च प्रबंधन के अनुसार विवाह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रांची के मेन रोड स्थित क्राइस्ट चर्च में 27 से 31 दिसंबर के बीच कुल 12 शादियां होंगी। 27 दिसंबर को 4 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी संपन्न कराया जाएगा। संत मारिया महागिरजाघर में इस अवधि में 11 जोड़ों की शादियां तय की गई है। इस साल यहां पर कुल 67 विवाह संपन्न होंगे। संत पॉल कैथेड्रल में 31 दिसंबर तक 13 शादियां होंगी और पूरे साल में यहां 30 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। ईसाई समुदाय में क्रिसमस के बाद का समय विवाह के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इस दौरान छुट्टियां होती है और उत्सव का माहौल रहता है। हालांकि एडवेंट और लेंट सीजन में शादियां नहीं होती है, क्योंकि यह समय उपवास और प्रार्थना का होता है। सोशल मीडिया में अभद्रता, फेक न्यूज और साइबर अपराध से जुड़े कंटेंट पोस्ट करने पर अब केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। नियम के अनुसार अगर कोई अवैध, अश्लील, भ्रामक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक कंटेंट पोस्ट करता है तो सिर्फ यूजर ही नहीं, उसे होस्ट करने वाला सोशल मीडिया कंपनी भी जिम्मेदार माना जाएगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित सभी राज्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है। नए नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा और सरकारी एजेंसियों से सहयोग को अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ कंटेंट हटाना अब कानूनी बाध्यता होगी। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि नग्नता, गोपनीयता उल्लंघन और फर्जी पहचान से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। अन्य शिकायतों का निपटारा 72 घंटे के भीतर अनिवार्य किया गया है। झारखंड में बहुत जल्द स्कूली बच्चों को सुबह में पौष्टिक नाश्ता मिलने वाला है। दरअसल गुजरात और कर्नाटक में इस योजना की सफलता के बाद केंद्र सरकार अब अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की तैयारी में है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के मुताबिक सुबह पौष्टिक नाश्ता मिलने से बच्चों की सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अध्ययन में सामने आया है कि ज्यादातर बच्चे खाली पेट सुबह में स्कूल आते हैं, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता है। गुजरात में दूध और बाजरे से बने खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, जिससे बच्चों को 200 कैलोरी और 6 ग्राम प्रोटीन मिल पाता है। कर्नाटक में रागी हेल्थ मिक्स, दूध, अंडा और केला नाश्ते में शामिल है। अब झारखंड में भी इसी मॉडल पर बच्चों के पोषण और पढ़ाई दोनों को मजबूत करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड के मरीजों के लिए एक राहत की खबर है। अब थैलीसीमिया, ब्लड कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रांची के सदर अस्पताल में अप्रैल महीने से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी बीएमटी की सुविधा शुरू होने वाली है। अब तक मरीजों को कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था, जहां पर एक ट्रांसप्लांट में करीब 20 लाख रुपए खर्च होते थे, लेकिन सदर अस्पताल में यही इलाज मात्र 8 लाख रुपए में संभव हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को भी लाभ मिलने वाला है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत प्रति मरीज 13.5 से 14 लाख रुपए का पैकेज है, जिससे इलाज पूरी तरह निःशुल्क होगा। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा वाले मरीजों का इलाज भी मुफ्त होगा, जबकि अन्य बीमा कार्डधारी भी इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। कुल मिलाकर यह सुविधा न सिर्फ इलाज को सुलभ बनाएगी, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाली है। राज्य सरकार ने रांची के लिए 961 करोड़ रुपए की 3 मेगा सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 2 बड़े फ्लाईओवर और एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा।
पहला फ्लाईओवर अड़गोड़ा चौक से हरमू अशोकनगर तक, जबकि दूसरा फ्लाईओवर करमटोली से साइंस सिटी तक बनाया जाएगा। इसके अलावा चिरौंदी के आशीर्वाद बैंकेट हॉल से बरियातू फायरिंग रेंज तक एक नई सड़क भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य योजना प्राधिकृत समिति से स्वीकृति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और इसके तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरते ही अड़गोड़ा, करमटोली, मोरहाबादी, बरियातू और हरमू जैसे इलाकों में जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना में 362 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण और 89 करोड़ रुपए भवन पुनर्वास पर खर्च होंगे। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को नया रूप देने की तैयारी पूरी की जा रही है। रांची में 31 दिसंबर की रात को लेकर शहर में करीब 82 जगहों पर जश्न मनाने की तैयारी है। इनमें क्लब, रेस्टोरेंट, बार और बैंक्वेट हॉल शामिल हैं। इसे देखते हुए प्रशासन और झारखंड उत्पाद विभाग ने स्पष्ट जारी निर्देश कर दिया है। बिना अनुमति देर रात तक शराब परोसने पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगेगा। प्रमुख बार और क्लबों ने अतिरिक्त समय के लिए उत्पाद विभाग से अनुमति लेनी शुरू कर दी है। हर अतिरिक्त घंटे के लिए 10,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। न्यू ईयर पर होने वाले डांस और म्यूजिक प्रोग्राम के लिए नियम बना दिए गए। बड़े आयोजन के लिए एसडीओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम या विधि व्यवस्था बिगड़ने पर सीधे संचालक जिम्मेदार होंगे। गंभीर घटना की स्थिति में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। आपको याद दिला दें, पिछले साल 31 दिसंबर की रात 42 बार क्लब और बैंक्वेट हॉल पर कार्रवाई हुई थी। कुल 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और इस बार भी विशेष छापेमारी टीम तैनात रहेगी। झारखंड में कांग्रेस के मंत्री की स्थिति क्या है, इस खबर से आपको समझ में आ जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के स्पष्ट आदेश के बावजूद ग्रामीण सड़कों और पुल से जुड़े टेंडर अब तक रद्द नहीं किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को वित्तीय वर्ष 2024-25 की उन सभी निविदाओं को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया था जिनका निपटारा नहीं हो पाया है। 8 दिसंबर को लिखे गए पत्र में ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल की निविदाओं को अविलंब रद्द करने को कहा गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक विभागीय स्तर पर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया। इस वजह से टेंडर रद्द नहीं हो पाए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू होती है, जहां बड़ी संख्या में टेंडर निकाले गए थे, लेकिन महीनों बाद भी उनका निपटारा नहीं हुआ। ग्रामीण पुल से जुड़े विशेष प्रमंडल के टेंडर भी अब तक लंबित हैं। इंजीनियरों का कहना है कि बिड की वैधता 180 दिनों की होती है। यह अवधि पूरी होने के बाद निविदा रद्द होनी चाहिए। हालांकि कई मामलों में टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड पहले ही खुल चुके हैं। इस वजह से विभाग अब भी मंथन के दौर में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मंत्री का आदेश है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? केंद्र सरकार ने झारखंड को 275 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी। केंद्र ने यह राशि अनटाइड फंड के रूप में दी है, यानी राज्य सरकार स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इस पैसे को खर्च कर पाएगी। राशि जारी करने के साथ ही केंद्र सरकार ने आरबीआई से झारखंड सरकार के खाते में यह राशि सीधे ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। यह राशि राज्य की 4,342 पंचायतों, 253 पंचायत समितियों और 24 जिला परिषदों के माध्यम से खर्च की जाएगी। हालांकि तय शर्तों के कारण 3 ग्राम पंचायत और 11 पंचायत समितियों में इस फंड का उपयोग नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ग्रामीण और शहरी निकायों में राशि का बंटवारा 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगा, जिसमें 90% वेटेज आबादी और 10% क्षेत्रफल को दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राशि दी जाएगी। केंद्र ने स्पष्ट निर्देश दिया है, यह राशि 10 कार्य दिवस के भीतर पंचायतों और शहरी निकायों को उपलब्ध करा दी जाए। मैया सम्मान योजना के तहत गिरिडीह जिले के 4,52,286 लाभुक महिलाओं के आधार लिंक बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2,500 रुपए की सम्मान राशि भेज दी गई। इस भुगतान के तहत नवंबर माह की किस्त के रूप में 113 करोड़ 7,15,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए गए। शुक्रवार को गिरिडीह के उपायुक्त ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया, जिसमें जमुआ, धनवार, डुमरी, गांडेय, बेंगाबाद, बगोदर, सरिया और गिरिडीह जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासन ने लाभुक महिलाओं से अपील की है, वे अपना बैंक खाता अवश्य जांच लें और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। गढ़वा, पलामू, लातेहार, धनबाद और रांची को एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। भारतीय रेल ने धनबाद से भोपाल के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा कर दी। धनबाद भोपाल एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी और पलामू के रास्ते भोपाल और धनबाद को जोड़ेगी। धनबाद से यह ट्रेन सुबह 7:20 पर खुलेगी और रात में 8:20 पर भोपाल पहुंचेगी। वापसी में भोपाल धनबाद एक्सप्रेस रात में 8:55 पर भोपाल से खुलेगी और सुबह 7 बजे धनबाद पहुंचेगी। पलामू के सांसद बीडी राम ने नई ट्रेन की पुष्टि करते हुए बताया, रेलवे ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे और यह कतरास, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल, रांची रोड, पतरातू, खलारी, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड और नगर उटारी जैसे स्टेशन से होकर भोपाल तक पहुंचेगी। पलामू, गढ़वा और लातेहार क्षेत्र के लिए यह ट्रेन बेहद अहम मानी जा रही है,
क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की यात्रा करते हैं। अब तक धनबाद से सीधे भोपाल जाने के लिए कोई नियमित ट्रेन नहीं थी। नई ट्रेन से यात्रियों को सीधा, आसान और सुविधाजनक सफर मिलेगा। झारखंड के करीब 2000 युवाओं को नए साल से पहले सरकारी नौकरी का तोहफा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में सीजीएल 2023 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस बड़े कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट और जिला प्रशासन को तैयारियां तेज करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें, सीजीएल 2023 को लेकर राज्य में लंबे समय तक विवाद चला। मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद 8 दिसंबर को नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि किसी भी संभावित कानूनी हस्तक्षेप से पहले सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर पूरा विवाद को खत्म कर दिया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को वित्तीय वर्ष 24-25 में 21 करोड़ 10 लाख रुपए का चंदा मिला है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुल पार्टी फंड 33 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच गया है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में करीब 174% की बढ़ोतरी हुई है। यह खुलासा झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए आधिकारिक ब्यौरे से हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 188 दानदाताओं ने पार्टी को चंदा दिया है। इनमें 24 करोड़ 40 लाख रुपए कारपोरेट डोनर से और 6 करोड़ 70 लाख रुपए व्यक्तिगत दानदाताओं से मिले हैं। सबसे बड़ी दानदाता माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड रही, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट से 2 करोड़, फागू जयमंगल इंफ्रा से 1 करोड़ 9 लाख और व्यक्तिगत दानदाताओं में शिव कुमार तिवारी और जयमंगल सिंह प्रमुख रहे। चंदे का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और स्टील सेक्टर से आया है, जो झारखंड की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े क्षेत्र हैं। इधर राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को इस वित्तीय वर्ष में 6,654 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि कांग्रेस को 522 करोड़ रुपए मिले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चंदा सार्वजनिक हो रहा है, जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। मंत्री, सांसद और रेल अफसरों को मिलने वाली वीआईपी सुविधा समाप्त हो जाएगी। रेलवे की ओर से मार्च 2026 तक वीआईपी कल्चर से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल खत्म किए जाएंगे। इस फैसले के बाद मंत्री, सांसद और रेलवे अधिकारियों को मिलने वाली विशेषाधिकार सुविधाएं खत्म होने वाली है। अब तक रेलवे अधिकारी इंस्पेक्शन के नाम पर सलून कोच यानी वीआईपी कोच का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। सलून कोच को यात्री कोच में बदला जा रहा है। स्टेशन और रेलवे दफ्तरों में वीआईपी आगमन पर अधिकारियों के स्वागत में लाइन लगाकर खड़े रहने की प्रथा भी अब खत्म होने वाली है। वेटिंग टिकट कंफर्म कराने के लिए वीआईपी कोटा भी बदला जाएगा। अब पद या प्रभाव नहीं, बल्कि जरूरत के आधार पर आपात कोटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, रेल अफसरों के घरों पर तैनात किए गए जूनियर कर्मचारी अब वहां पर नहीं रहेंगे। इस फैसले से 30,000 से ज्यादा कर्मचारी अपने मूल काम पर लौटने लगे हैं। रेलवे का यह फैसला सिस्टम में बराबरी और यात्रियों के हित में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मैया सम्मान योजना के नए लाभुकों को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड में चिंताजनक स्थिति सामने आई है। जनवरी 2025 से इस योजना का पोर्टल बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण राज्य भर में 10 लाख से अधिक आवेदन लंबित हो गए। स्थिति ऐसी है कि नए लाभुक इस योजना से जुड़ नहीं पा रहे हैं। सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कई जिलों के अधिकारियों का कहना है कि नए आवेदनों की एंट्री को लेकर उन्हें अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया। इस वजह से आवेदन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में दर्ज नहीं किया जा रहा। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। धनबाद में करीब 1 लाख, बोकारो में 60,000 और रांची में लगभग 50,000 आवेदन पेंडिंग हैं। कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के मुताबिक 2 जनवरी 2025 से पोर्टल पूरी तरह से बंद है। उससे पहले ही सीएससी के जरिए आवेदन लेने पर रोक लगा दी गई थी। अब सवाल है कि जब योजना चल रही है तो पोर्टल कब खुलेगा और लाखों महिलाओं को उनका हक कब मिलेगा। चोपन से रांची के बीच सफर करने वालों को फिलहाल परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली चोपन रांची एक्सप्रेस पैनल इंटरलॉकिंग काम के कारण 8 जनवरी तक पूरी तरह रद्द रहेगी। हाजीपुर जोन के सीपीटीएम द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार इसी रेल कार्य के चलते सासाराम रांची एक्सप्रेस अब 7 जनवरी तक केवल पिस्का स्टेशन तक ही चलेगी। सीआईसी सेक्शन से होकर चलने वाली हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस सभी प्रयासों के बावजूद 27 फरवरी तक रद्द रहेगी। इतना ही नहीं, टाटा अमृतसर को भी 27 फरवरी तक रद्द किया गया है। यात्रा से पहले अपने ट्रेन के बारे में जरूर चेक करें, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो।